तो देखिए वांडा फैक्टर के कुछ और कैलकुलेट करने के फार्मूले हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहला फार्मूला मैंने लिखा, देखो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल, मतलब कोई सोल्यूट है उसका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट आया कितना आया और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वांडा फैक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अभी अगले पार्ट में आपको बताता हूँ मैं। फिर अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला है, कोई भी सॉल्यूट था उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक ना। और बाकी आप देखिए फाइनल मोल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी तुम्हारा है उस कंटेनर के अंदर याद करिए, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके रेशियो को वांडा फैक्टर। एक फार्मूला और मैंने लिखा है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। वांडा फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी ऐसे ट्रिक अगर ध्यान में रखते रहिएगा तो आपको काम ये बहुत अच्छे से बनाएगा। देखिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये दो टाइप की होती है, एक हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक ना, एक होती है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक होती है, ठीक ना, एबनॉर्मल या जो भी आप बोलिए पगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ऐसे कुछ बना लीजिए, एक नॉर्मल होता है और एक क्या होता है तुम्हारा एबनॉर्मल, ऐसे आप ध्यान में रखे रहिए। एक होता है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक क्या होती है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हम लोग अच्छे से आगे पढ़ेंगे, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, यहां से अगर हम लोग, ठीक ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मान लो तुम्हें एबनॉर्मल लिखना है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मुझे लिखनी है तो ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एबनॉर्मल है, तो ये देखो क्या हो जाएगा आई टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वो भी कौन से, देखो नॉर्मल वाली, अच्छे से याद रखते रहिएगा। तो एबनॉर्मल यानी ऐसे याद रखो पगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टाइम्स नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी दिमाग में अच्छे से फार्मूला रखते रहिएगा, अपने को और सारी जगहों पे इसका काम पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वांडा फैक्टर कैलकुलेट करने के कुछ और फॉर्मूले थे जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब थोड़े इस पे और अच्छे से क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे, क्योंकि हर इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि हर बार इनिशियल मोल माने, फाइनल मोल माने, उसके बाद सॉल्व करें। हाँ अगर टाइम है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप करते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें मान लो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग इतनी कैलकुलेशन कर पाए, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे और जल्दी जल्दी अपना आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे देखो ध्यान से कैसे कैसे हम लोग वांडा फैक्टर और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ अलग बना लेते हैं, सम अदर मेथड जो भी आप बोलिए, ठीक है ना। हेडिंग बनाई थी, आप चाहे जैसे स्टार बना के लिख देते हैं हम लोग वांडा फैक्टर और कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वांडा फैक्टर कैसे और कैलकुलेट करना है देखना ध्यान से। जैसे मान लो अपने पास ए है और ये है इंपॉर्टेंट भी, यहाँ से समझना। जैसे मान लो ए आपके पास सोल्यूट था और ये सोल्यूट आपका, ठीक ना, ये हो गया NB, मतलब क्या हो गया कि एक सोल्यूट अपने पास था वो N मोल B में टूट गया, मतलब एक मोल जो आपका A था वो N मोल B में कन्वर्ट हो गया। इधर मैं बोल रहा हूँ इसका कितना मोल था, N मोल था, और ये इधर कितना मोल बन गया, देखो N मोल, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वांडा फैक्टर लिखेंगे, I की वैल्यू वांडा फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका A है, इस A का मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल कितना है, तो M थ्योरेटिकल यानी मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल और डिवाइडेड बाय इसका जो A है, इसका जो है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यानी M मॉलिक्यूलर वेट कौन सा, देखो ऑब्जर्व के बराबर, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा I की वैल्यू, ठीक है। तो M थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय क्या हो गया M ऑब्जर्व। जब इसको हम लोग सॉल्व करते थे, याद करो जब A मोल से N मोल बना था तो क्या आया था तुम्हारा x प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है तुम्हारा 1 प्लस, है ना, n माइनस x, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, ऐसे याद रख के रहना, 1 प्लस और क्या होता है तुम्हारा n माइनस 1 इंटू क्या होता है x, ठीक है ना। तो ये वांडा फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है इस ऊपर वाले केस में, जब a मोल से n मोल b बन जाए, ठीक है ना। वो बच्चे दिमाग में रखे रहो, वेयर, ये देखना ध्यान से, वेयर जो x है, ठीक ना, ये x हम लोग बोलेंगे तो ये है तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा किसी को हम लोग क्या मान लेते हैं अल्फा। बस इतना अच्छे से आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो ऑब्जर्व जो है I की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू x के बराबर। और ये जो है क्या है डिग्री ऑफ
ऑफ डिसोसिएशन और इसी को बोल दो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जो आपको अच्छा लगे, सब एक ही चीज है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट और जो वेपर डेंसिटी का रिलेशन होता था, याद करो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू है ना वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व, दोनों काट दो तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई क्या होता है, वेपर डेंसिटी कितना है थ्योरेटिकल, और डिवाइडेड बाय देखो ध्यान से, वेपर डेंसिटी कितनी है तुम्हारी ऑब्जर्व, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स के बराबर। तो 1/2 फैक्टर निकालने का एक फार्मूला और मिल गया इन टर्म ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। अब इसमें कई सारे केसेस बनेंगे, एक एक केस आप ध्यान से समझते रहिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1/2 फैक्टर I इक्वल टू m थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1x, ठीक है ना। जब a मोल n मोल में कन्वर्ट हो जाए तब के लिए कहानी, ठीक है ना। तो अब देखना एक एक चीज ध्यान में रखो। फॉर केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर डिसोसिएशन। तो जब भी आप डिसोसिएशन करोगे, पहले भी देखो सॉल्व किए थे, तो 1/2 फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि देखो फाइनल मोल इनिशियल मोल से बड़ा ही रहेगा। तो अब ये सी बात है, ये रेशियो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पहला चीज, क्योंकि अब देखो जो n है ना, वो कम से कम 2 तो आएगा ही, तो 2 से अगर ज्यादा है, 2 के बराबर या 2 से बड़ा आएगा, इसको मैं चाहो लिख देता हूँ। यहाँ पे n क्या होना है, देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 तो हमेशा ही रहता है। तो इसलिए क्या होता है, जो डिसोसिएशन है, इसके लिए जो n की वैल्यू है, इसके लिए जो i की वैल्यू है, बल्कि वो क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इस बात को याद रखते रहना, क्योंकि n कम से कम 2 ही हो जाएगा। अब इस केस फर्स्ट में हम लोग पहला a पॉइंट करके बनाते हैं। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि आप 1/2 फैक्टर बताइए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए बताइए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो भी सब्सटेंस है वो सारे सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसके केस में आप बताइए 1/2 फैक्टर कितना होगा। तो तुम्हें अच्छे से पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका 100% डिसोसिएशन होता है इन देयर एक्वस मीडियम, या 100% आयोनाइजेशन होता है इन देयर एक्वस मीडियम। तो इस केस में देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100%। पास में आ गई होगी, मतलब कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। 100% डिसोसिएशन, अगर मुझे कोई भी सब्सटेंस अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अल्फा है, यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। अब x की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो गई, x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, देखो 1 के बराबर। तो अब अगर हम लोग i की वैल्यू निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में 1/2 फैक्टर किसके बराबर होता है, n के बराबर, ठीक है। देखो कितना अच्छा फार्मूला मिल गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपका 1/2 फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। अब अगर ये n पता चल जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो n क्या होते हैं भाई, कितने आयंस तुम्हें मिल रहे हैं, टोटल आयंस, वही स्टोइकियोमेट्री का सम वाला। जैसे देखो मैं इसमें भी ढेर सारे एग्जांपल करता हूं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना, मतलब ए केस का एग्जांपल नंबर 1। तो आपको अच्छे से पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको मानते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। किसको मानते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। तो अब देखना स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो आपका 1/2 फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो 1/2 फैक्टर है वो n के बराबर होगा, क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत अच्छे से बोलिए। चलिए HCl बताइए जरा, HCl के केस में, ठीक ना, आपका n इक्वल टू क्या होना है, I, ठीक ना। तो बताइए जरा HCl के केस में 1/2 फैक्टर कितना आएगा। मैं एक टेबल बनाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इधर मैं लिख देता हूँ देखो एसिड्स, और इधर लिख देता हूं मैं n और 1/2 फैक्टर दोनों, क्योंकि दोनों तो सेम ही होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, ठीक है। और कौन से एसिड है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड आपको अच्छे से पता है, अगर ले लूं मैं HCl तो कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है सबको। अगला बोलो ध्यान से, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। HNO3 को भी स्ट्रॉन्ग एसिड कितना हो गया, देखो 2। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड देख के नहीं पता चलता कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। आपको एसिड बेस टेब में, आपको एसिड बेसिस वाले जो चैप्टर था यानी इक्विलिब्रियम में, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की एक टेबल लिखाई थी। तो कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन से वीक एसिड है, वहीं से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो याद करो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा था, सबसे ऊपर टेबल पे HClO4। तो HClO4 के केस में बताओ 1/2 फैक्टर कितना, H+
ClO माइनस मतलब देखो N क्या है कि कितने आयन से ब्रेक हो रहे हैं। जैसे HCl था, ब्रेक हुआ H प्लस Cl माइनस, N की वैल्यू क्या हो गई 2। तुम्हारे पास HNO3 था, ब्रेक हुआ तो क्या हो गया देखो H प्लस और क्या हो गया देखो NO3 माइनस, N की वैल्यू क्या हो गई देखो 2 आयन 2 हो गए। ऐसे तुम्हारे पास देखो HClO4 है, ब्रेक करो एक्वस मीडियम में, H प्लस क्या हो जाएगा ClO4 माइनस, तो N की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए भी 2, यानी वांटा फैक्टर भी कितना हो गया 2। अगला देखो मैं तुमसे बोलूं जरा H2SO4 के लिए बताइए वांटा फैक्टर कितना होगा, तो हम लोग H2SO4 की भी जरा ब्रेक कर लेते हैं। H2SO4 को आपने ब्रेक किया तो ये क्या हो गया देखो 2H प्लस और प्लस क्या हो गया SO4 पे 2 माइनस, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, N की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी वांटा फैक्टर कितना हो गया 3। तो आई होप यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहला एग्जांपल था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और आप अच्छे जानते हैं ठीक ना, स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी हम लोग क्या मानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी हम लोग क्या मानते हैं स्ट्रॉन्ग मानते क्या होते हैं ना, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं ठीक है ना। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं एग्जांपल नंबर 2, और एग्जांपल नंबर 2 में हम लोग लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में वांटा फैक्टर, अब स्ट्रॉन्ग बेस अगर NaOH है, चलिए बताइए जरा ध्यान से, इसका भी N = I होगा, कितना होगा 2, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए ठीक ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, बोलिए जरा वांटा फैक्टर कितना होगा, बोलो जरा 3, समझ में आ रहा है सबको। BaOH होल ट्वाइस है, BaOH होल ट्वाइस है, एक्वस करो, ये देखो एक्वस करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा कैसे Ba2 प्लस और क्या हो जाएगा देखो OH पे सिंगल माइनस, तो अब देखो OH पे 1 माइनस है लेकिन नंबर इसके कितने हैं 2, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 3, वांटा फैक्टर कितना हो गया 3। आई होप यहाँ तक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जांपल नंबर 3 स्पेस बचा हुआ है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसका एग्जांपल नंबर 3 देखो ध्यान से, जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद रख लेना, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते हैं। जैसे आप देखो ध्यान से, एग्जांपल बोलता हूँ मैं NaCl, चलिए बताइए ठीक ना, यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिख दिया, सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, और इधर है तुम्हारा वांटा फैक्टर और N, बताइए जरा इसका वांटा फैक्टर कितना होगा हमेशा 2, ठीक है, प्रूव करके दिखाया भी था देखो, ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से मैं तुमसे बोलूं Al2SO4 होल थ्राइस, बताइए जरा वांटा फैक्टर कितना होगा, बोलो, दिख रहा है सबको कितना 5, ना दिखे तो यहाँ देखो Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसको अगर एक्वस करो, इसको जरा आयन में ब्रेक कर लो, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी सल्फेट के साथ में यानी +3 चार्ज, और ये देखो ध्यान से SO4 के ऊपर -2 चार्ज, नंबर बैलेंस कर लो, एल्युमिनियम के नंबर कितने हैं देखो 2, सल्फेट के नंबर कितने हैं 3, जो यहाँ स्टोइकियोमेट्री है, जो यहाँ स्टोइकियोमेट्री है, सम कर दो, वही क्या होता है N। क्लियर हो रहा है सबको, और देख लीजिए कुछ आपको और समझ में आ रहा हो। चलो देखो जैसे है Na2SO4, बताइए जरा इसका वांटा फैक्टर कितना होगा, ठीक ना, बोलो कितना होगा वांटा फैक्टर 3, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यही देखो Na2SO4 है, इसको जब आप एक्वस करोगे तो ये क्या होगा बोलो 2Na प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा SO4 पे 2 माइनस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, N की वैल्यू कितनी हो गई 3, जिसका भी वांटा फैक्टर कितना हो गया 3। तो आई होप पहला केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वांटा फैक्टर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है N के बराबर, और ऐसे वांटा फैक्टर क्या होता है, तो फार्मूला मैंने लिखा था, याद करो क्या था, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व इक्वल टू 1 + n-1 into x। अच्छे से ये दिमाग में बैठा लो, और ये तब के लिए वांटा फैक्टर का फार्मूला है जब A कन्वर्ट हो जाता है n मोल B में, दिमाग में इतना छप जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वांटा फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब अगला बी केस हम लोग पढ़ेंगे इस फार्मूले से, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसके अगले पार्ट में मूव करते पहुंच जाएंगे। यहाँ तक के लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए और खूब अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। पेन कॉपी लेके हमेशा पढ़ाई करिए हर लेक्चर को, जो आपने पहले भी देखा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठ के पढ़ाई करेंगे, आपको सारे चैप्टर समझ में आएंगे। थैंक यू।